आप लोगों को जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का पार्ट नंबर 4 पढ़ाऊंगा। आइए, हमने पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 में लाइफ प्रोसेस के पोषण पाचन के बारे में अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। हमने बताया था पार्ट 3 में कि पाचन के बाद स्वांगीकरण क्रिया के अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्रिया के बाद जो पचित घुलित भोज्य पदार्थ, जो पचित और घुलित भोज्य पदार्थ कोशिका द्रव्य में विलीन हुई थी, आज उस कोशिका उस भोजन का उस कोशिका में ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो फिर से हमने कहा कि श्वसन क्या होता है समझा जाए। तो हमने कहा कि कोशिका में घुलित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीकरण क्रिया के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं श्वसन। तो एक लाइन की परिभाषा हम लोग बोलेंगे कि कोशिकाओं में घुलित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न ऊर्जा की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन की हम बात करें तो हमने कहा कि श्वसन से हमें क्या मिल रहा है, ऊर्जा। श्वसन से हमें ऊर्जा मिल रही है। तो आइए हम देखते हैं कि वह ऊर्जा हमें किस प्रकार में मिलती है, उसका रिएक्शन देखते हैं। तो श्वसन क्रिया जब हमारे कोशिकाओं में होती है तो जो भी भोजन शर्करा घुलकर ग्लूकोज के रूप में गई रहती है, उसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। तो हम ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, यह ग्लूकोज अणु है। जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। और ऊर्जा की कितनी मात्रा होती है तो 673 किलो कैलोरी या 38 एटीपी ऊर्जा। कितना बनाती है 38 एटीपी। कितना बनाती है 38 एटीपी ऊर्जा बनाती है। अगर हम ध्यान दें, इसको संतुलित किया जाए, अगर हम लोग संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना कार्बन है 6, तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कार्बन हो गया। अगर हम कार्बन की बात हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणा के 12। यहाँ पे हाइड्रोजन 12, यहाँ भी हाइड्रोजन 12, यहाँ भी कार्बन 6, यहाँ भी कार्बन 6। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ 6 गुणा के 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ भी हमें 18 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 क्या करें, इस 2 में हम 6 गुणा करें तो 12 हो जाएगा और 12 6 18, 6 गुणा करेंगे तो यहाँ 12 6 18, यह संतुलित हो गया। हम एक अपने पहले वीडियो में भी बताए थे, केमिस्ट्री की वीडियो में बताए थे कि हम संतुलित क्यों करते हैं। तो हमने कहा कि रिएक्शन को संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो हम किसी द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात जितना पहले था उतना अब भी रहना चाहिए। तो रिएक्शन के पहले जितना परमाणु होगा, रिएक्शन के बाद भी उतना ही परमाणु होगा, तब हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। चूंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम सत्य है, इसलिए रिएक्शन में उस नियम की पुष्टि करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हमने देखा कि जब ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिला, और वो ऊर्जा कितना मिला 673 किलो कैलोरी या फिर 38 एटीपी। अगर हम एटीपी की बात करें तो यह एटीपी हमें डायरेक्ट नहीं प्राप्त होती है। पहले जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह ऊर्जा में प्राप्त होती है एडीपी के रूप में। किस रूप में प्राप्त होती है, एडीपी के रूप में प्राप्त होती है। और इस एडीपी से फास्फेट अणु PO4 जिसे हम आईपी कहते हैं, इस आईपी से मिलता है और यह आईपी और एडीपी मिलकर उच्च ऊर्जा वाले अणु, हमने कहा जब यह रिएक्शन होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एडीपी के रूप में। और एडीपी अणु फास्फेट अणु PO4 आईपी से क्रिया करके उच्च ऊर्जा वाला अणु
एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी और एडीपी के बारे में समझ लीजिए। तो एडीपी जो होता है, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम इसे इरेज कर देंगे। इसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमने कहा कि एडीपी अणु से हमें ऊर्जा एडीपी के रूप में मिलती है। वह उस एडीपी से कोशिका में उपस्थित फास्फेट अणु PO4 मिलकर उच्च ऊर्जा वाला अणु एटीपी का निर्माण करता है, और यही एटीपी हमारे शरीर में संचित रहती है। अब जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो भी ऊर्जा खर्च हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो भी ऊर्जा खर्च हो रहा है। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ तक कि अगर हम सो रहे हैं तो भी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर हमें ऊर्जा कौन देता है? एटीपी। अर्थात ऊर्जा एडीपी ग्रुप में मिला, फास्फेट अणु से क्रिया करके उच्च ऊर्जा वाला अणु एटीपी का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, और आवश्यकता पड़ने पर पुनः यह एडीपी यह जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा के यह जो एटीपी अणु है, यह एडीपी प्लस आईपी फास्फेट में टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। जिस प्रकार से हम लोग अपने पैसों को गुल्लक में, सिक्कों को गुल्लक में इकट्ठा करके रखते थे, और जब गर्मी के मौसम में आइसक्रीम वाला आता था क्या करते थे? उस सिक्के को निकाल कर आइसक्रीम खाते थे। यानी हम लोग बचपन में क्या करते थे? सिक्के को इकट्ठा करते थे और आवश्यकता पड़ने पर उस सिक्के को निकाल कर अपने कार्य को करते थे। उसी प्रकार यह एटीपी हमारे शरीर में सिक्कों के रूप में संचित रहती है, और जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो यह पुनः एडीपी और फास्फेट में टूटकर ऊर्जा प्रदान कर देती है। तो इसलिए यह एटीपी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का। क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे शरीर में सिक्का की तरह इकट्ठा रहता है, और जब कार्य पड़ता है तो ऊर्जा में प्रदान करती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में जब यह क्रिया होती है तो हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा का प्रयोग करके हम कार्य करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? शोषण के प्रकार। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे शोषण के प्रकार। तो शोषण के प्रकार की अगर हम बात करें, शोषण के प्रकार की बात करें तो शोषण जो है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपसी, एक क्या होता है? आपसी शोषण, और दूसरा होता है अनाक्षी। दूसरा क्या होता है? अनाक्षी शोषण। दूसरा जो होता है वह होता है अनाक्षी शोषण। अगर हम बात करें आक्षी शोषण क्या होता है, तो सीधे बोलेंगे सिंपल में कि वह शोषण, क्या बोलेंगे? वह शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है, आक्षी शोषण कहलाता है। हमने क्या कहा? वह शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है उसे आक्षी शोषण कहते हैं। यह शोषण हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमने कहा कि आक्षी शोषण क्या होता है? वह शोषण जिसको संपन्न होने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या फिर जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है उसे बोलते हैं आक्षी शोषण। यह शोषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा होता है अनाक्षी शोषण। क्या होता है? अनाक्षी। तो वह शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में संपन्न होता है उसे बोलते हैं अनाक्षी। फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिए, वह शोषण
वह श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन। ध्यान दीजिए, इस अनाक्षी श्वसन को हम अवायवी श्वसन भी कहते हैं और इसे वायवी श्वसन, इसे क्या बोलते हैं? वायवी श्वसन कहते हैं। तो हमने कहा कि यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में, और यह सीधे कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है। यह कोशिका द्रव्य और पेशियों में, कहाँ? पेशियों में तो आक्षी और अनाक्षी के बारे में हम लोग समझ लिए। तो ध्यान दीजिए, अनाक्षी शोषण कब होता है? तो अनाक्षी शोषण, अभी अनाक्षी आक्षी को हम एक चार्ट के माध्यम से और अच्छे से आप लोगों को समझा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दें, आक्षी कब होता है? अनाक्षी जब हमारे शरीर में, पहले हम अपने शरीर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे जैसे ईस्ट में और भी फर्मेंटेशन होता है, उसमें भी ये क्रिया होती है अनाक्षी। तो अभी हम समझते हैं कि आक्षी शोषण कब होता है? जब हम सामान्य अवस्था में हमें ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मिलता है तो हमारे शरीर में सदैव क्या होती है? आक्षी शोषण होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और संपन्न होने के दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन जब हम अधिक कार्य करते हैं, कभी कभी जैसे सपोज करिए आप लोग दौड़ रहे हैं, जब आप लोग या मैं, जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है? हम लोग हाँफने लगते हैं। क्यों हाँफते हैं? क्योंकि हमने कहा कि हमारे शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं सब कोशिका से बनी है और हर कोशिका को हर क्षण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम दौड़ते हैं तो जैसे पैर की मांसपेशियां हैं, हाथ की मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां अधिक कार्य करती हैं और जब मांसपेशियां अधिक कार्य करेंगी तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें ऊर्जा देगा कौन? जब ऑक्सीकरण होगा, जब शोषण होगा तब हमें ऊर्जा मिलेगी। और शोषण कब होगा? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो हम जब सामान्य अवस्था में सांस ले रहे हैं तो सामान्य शोषण हो रहा है, लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो हमारी पेशियां अधिक कार्य करती हैं और पेशियां अधिक कार्य करती हैं तो उन्हें अधिक ऊर्जा के लिए उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस अधिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और अधिक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? तो फेफड़ा, और फेफड़े से कौन ले जाएगा? हार्ट, क्योंकि हार्ट जब पंप करता है तभी ब्लड पूरे, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे कैसे सिस्टम ही चलता है। तो हार्ट जितना पंप करेगा उतना ही अधिक रक्त को जल्दी से जल्दी हमारे उन कोशिकाओं के पास पहुंचाएगा। और जब हार्ट को यानी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट खुद अधिक काम करता है, प्रेशराइज में काम करता है, इसलिए हम हाँफते हैं, क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी धड़कता है। क्यों धड़कता है? क्योंकि ऑक्सीजन को हमें उन कोशिकाओं तक पहुंचाना है। फिर भी अगर हम और तेज दौड़ते हैं तो हार्ट भी अधिक क्षमता के बाद कार्य करने के बाद भी वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं पहुँचा पाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि हार्ट की भी लिमिट है। जब ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं पहुंचा पाता है तो उन कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो कोशिकाएं काम नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर भी हम दौड़ते हैं। इसका मतलब अगर दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमने कहा कि हम लोग हाँफने के बावजूद, हार्ट अधिक कार्य करने के बावजूद भी जब हमें पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उस अवस्था में हमारे पेशियों में, उस कोशिकाओं में अनाक्षी शोषण होता है। कैसा शोषण होता है? अनाक्षी शोषण होता है। और अनाक्षी शोषण जब होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बन जाती है और वो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, जो पेशियां अधिक काम की होती हैं और उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वहाँ पे अनाक्षी शोषण होता है। और अनाक्षी शोषण के दौरान हमारे इन कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनती है। और वह लैक्टिक अम्ल फिर हमारे मांसपेशियों में मरण उत्पन्न करती हैं, दर्द उत्पन्न करती हैं, जिससे बाद में तभी हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। अर्थात तो हमारे मांसपेशियों में दर्द कब होता है? जब हम अधिक कार्य करते हैं, वहाँ की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पाती हैं। हार्ट भले से मेहनत करता है, हम लोग हाँफने लगते हैं, फिर भी अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है
तो अनाक्षी शोषण क्रिया शुरू होती है और वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, और वह लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, दर्द उत्पन्न करती हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में उस कीड़ा बोलते हैं। जैसे गांव में लोग बोलते हैं कीड़ा बना गया है, जिसके कीड़ा पकड़ लिया, इससे हमारी मांसपेशियां दर्द करती है। वास्तव में वो क्या बनता है, हमारा लैक्टिक अम्ल बन जाती है, जिसे हम आम भाषा में कीड़ा बोलते हैं। वही लैक्टिक अम्ल हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें दर्द होता है। तो इसे अब हम इस अनाक्षी आक्षी को एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। तो देखिए अब हम चार्ट पढ़ते हैं, अनाक्षी और आक्षी का चार्ट पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग अनाक्षी आक्षी मंत्र समझ लिए थे, एक बात और जो नहीं बताए थे, आक्षी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। अभी अंतर पढ़ाएंगे, बता देंगे। आक्षी शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है, और जबकि अनाक्षी में ग्लूकोज का पूर्ण दहन नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से, हमने बोला कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहले पायरुवेट में टूटेगा। किसमें टूटेगा, पायरुवेट अम्ल में टूट जाएगा। उसके बाद यह क्रिया इष्ट में, ध्यान दीजिए, कोशिक O2 की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यह क्रिया पायरुवेट अम्ल या इष्ट में टूटता है। कि क्या इसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये दो चीजों में, तीन चीजों में टूटता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। बीच हम समझा रहे हैं, हमने कहा कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में अर्थात कोशिका में पहुंचकर कोशिका द्रव्य में पायरुवेट अम्ल में टूट जाएगा, और पायरुवेट में टूटने के बाद, पायरुवेट में टूटने के बाद यदि यह तीनों क्रिया एक में नहीं होती, अलग अलग में होती है। ये याद रखिएगा, ये चार्ट बना है कि यह क्रिया यहाँ से अगर जैसे मान लीजिए जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है इष्ट में, तो यह क्रिया इष्ट में होती है। यह क्रिया हमारे पेशी कोशिकाओं में होता है जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, और यह क्रिया जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है तब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो समझ लीजिए कोशिका द्रव्य में जब पायरुवेट में टूट जाता है, इसके बाद यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो यह क्रिया इष्ट में होती है। यह क्रिया केवल किसमें होती है, इष्ट में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह इष्ट के कोशिकाओं में पायरुवेट में टूटकर, पायरुवेट में टूटने के बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पुनः उसका क्या, सॉरी बंद करो, बताएं। तो हम आक्षी अनाक्षी शोषण के बारे में जो पढ़े हैं, उसी का चार्ट के बारे में देखिए कैसे पढ़ते हैं। हमने कहा कि कोई भी जीव हो, जैसे यहाँ पे, तो उन जीवों में इन्हीं क्रियाओं में से ऊर्जा प्राप्त होती है। या तो उन जीवों में क्या होगा, O2 के अभाव में ऑक्सीकरण होगा, या फिर O2 की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, या फिर उसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। सभी जीवों में ऑक्सीकरण की क्रिया यही है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोशिका द्रव्य में, कोशिका के द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा, और पायरुवेट में बदलने के बाद यह क्रिया अगर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है, पायरुवेट बदलने के बाद क्रिया ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है उस कोशिका में, तो उसके उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होगा, और क्या प्राप्त होगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। और फिर उस ऊर्जा का कार्य करके हम, उस ऊर्जा का उपयोग करके हम कार्य करेंगे। तो इष्ट में कैसी क्रिया होती है, इष्ट के कोशिका में पायरुवेट बदलता है, फिर इष्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, तो वहां पर क्या बनेगा, ऑक्सीकरण के बाद इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। हम अपनी कोशिका की बात करें, हम लोगों में जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तब क्या होता है, तो कोशिका में पहले पायरुवेट में बदलेगा, हमारा ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में किसमें टूट जाएगा, पायरुवेट में। फिर वह पायरुवेट जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, तो उस ऑक्सीजन के अभाव में हम बताएं ये कहाँ होता है, हमारी पेशी कोशिका में होता है। फिर पेशी कोशिका में इसका ऑक्सीकरण होगा, और क्या प्राप्त होगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। इस अवस्था में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, ऊर्जा में कम प्राप्त होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जल भी नहीं प्राप्त होगा, केवल क्या प्राप्त होगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। और हमें भी पता है कि लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में इकट्ठा होकर दर्द पैदा करता है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं हमें कीड़ा पकड़ लिया है। तो ध्यान दीजिए, और फिर यही क्रिया जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपस्थित हो, तब कैसे क्रिया होगी, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, और पायरुवेट में टूटने के बाद उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और
ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा का प्रयोग करके हम सभी कार्य को करते हैं। तो श्वसन के बारे में पढ़ लिया, हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि, यानी श्वसन पूरा शरीर में कैसे होता है। तो देखिए श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में 2 घटनाओं में संपन्न होती है। पहली घटना बाह्य श्वसन और दूसरी घटना आंतरिक श्वसन। हमने कहा कि श्वसन की जो क्रियाविधि है 2 घटनाओं में संपन्न होती है। पहली घटना बाह्य श्वसन, दूसरी घटना आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन क्या होता है? तो बाह्य श्वसन में हम कह देंगे कि हम स्वच्छ हवा को, ऑक्सीजन को फेफड़े से रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाना कहलाता है बाह्य श्वसन। फिर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन को फेफड़े में ले जाना, फिर फेफड़े से रक्त के माध्यम से पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाना कहलाता है बाह्य श्वसन। और उस कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचने के बाद ऑक्सीकरण होना, कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, ऊर्जा बनाना कहलाता है आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अनाक्सी वो जितना हम लोग इसके पहले पढ़े हैं वो सब क्या है? आंतरिक श्वसन है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। हमने कहा कि श्वसन की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है, बाह्य में, आंतरिक में। बाह्य में क्या होता है कि फेफड़े में आया ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से पूरे कोशिकाओं में पहुंचाना बाह्य कहलाता है, और वह पहुंचने के बाद कोशिका के अंदर विलीन होकर ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाना कहलाता है आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन के चरण सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्वासोच्छ्वास होती है। क्या होती है? श्वासोच्छ्वास क्या होता है? तो श्वासोच्छ्वास में हम सीधे कह देंगे सांस लेना। क्या होता है? ब्रीथिंग होता है, सांस लेना। तो हम बोलेंगे कि फेफड़े में शुद्ध वायु ले जाना और कोशिकाओं तक शुद्ध वायु ले जाना, और वहां से अशुद्ध वायु को बाहर लाकर छोड़ना ही कहलाता है श्वासोच्छ्वास। तो देखिए सांस और सांस लेना और श्वसन में अंतर है। श्वासोच्छ्वास क्या है? तो हमने बोला कि फेफड़े में, कोशिकाओं में शुद्ध हवा को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना कहलाता है, और वहां से अशुद्ध हवा अर्थात कार्बन डाइयुक्त हवा को बाहर लाना कहलाता है श्वासोच्छ्वास। शुद्ध हवा को अंदर ले जाना, अशुद्ध हवा को बाहर लाना ही कहलाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर होता है, जो आप लोगों को पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। जितना भी अंतर होगा ये सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे श्वसन दहन में अंतर हो, श्वसन श्वासोच्छ्वास में अंतर हो, ऑक्सीजन में अंतर हो, ये सारा हम बता दिए हैं और पीडीएफ में आप लोगों को नोट में अवेलेबल करा देंगे, उसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर क्या है कि श्वासोच्छ्वास सांस ले लिए छोड़ दिए, ये भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन रासायनिक क्रिया है। भौतिक क्रिया में इसमें क्या होता है? ये फेफड़ों में संपन्न होती है और वो पूरे शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होता है श्वसन। श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेना जो क्रिया होती है, इसमें किसी भी एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कोई एंजाइम मिलता तो हम सांस लेते हैं? नहीं, या नॉर्मल अवस्था में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो या आप लोग बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन के बारे में समझ लिए। अब बाह्य श्वसन से रिलेटेड, जैसे हम बाह्य श्वसन कैसे करते हैं, तो नाक से सांस लेते हैं, फिर वो कहाँ जाता है? श्वासनाल में जाता है, श्वासनाल से श्वसनिका में जाता है, श्वसनिका से श्वसनीय में जाता है, और लास्ट में उसके बाद वो फुफ्फुस में पहुँचता है, फुफ्फुस के बाद कुपिकाओं में जाता है। कहाँ जाता है? कुपिकाओं में जाता है। और फिर उनको वो जब सांस लेने पर कुपिकाएँ क्या होती हैं? फूल जाती हैं, उनकी दीवारें इतनी पतली होती हैं कि वह ऑक्सीजन फिर कुपिकाओं से कहाँ पहुँच जाता है? पूरे रक्त में, और रक्त ले जाकर पूरे शरीर में बांट देता है। अभी हम लोग उसके बारे में विधिवत पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो बाह्य श्वसन है वो कैसे संपन्न होता है। फेफड़े के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोग बताना चाहते हैं कि अगर बात किया जाए तो 9th में हम लोग पढ़े होंगे जैव विविधता चैप्टर में, उसमें जो छोटे जीव थे उनमें जैसे मान लीजिए हार्ट नहीं पाया जाता था, किसी में रक्त नहीं पाया जाता था, तो फिर उनमें श्वसन कैसे होता है, वह ऑक्सीजन को कैसे भेजते हैं? तो वो छोटे जीव होते हैं। तो जितने छोटे जीव होते हैं उनमें जो श्वसन होता है वह श्वसन को हम कह सकते हैं
कि वो विसरण के कारण होता है। जो छोटे जीव होते हैं, जो उत्पत्ति जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, जो छोटे जीव हैं जिनमें परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है, उनमें भी तो शोषण होता है, क्योंकि बिना शोषण के कोई जीव ऊर्जा नहीं बना सकता। तो उनमें जो शोषण होता है वह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो उनमें शोषण कैसे होता है, तो उनमें जो शोषण होता है, ऑक्सीजन जब उनमें रक्त नहीं पाया जाता है या फेफड़ा अंग नहीं पाया जाता है, तो उनमें जो शोषण होता है ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन विसरण से द्वारा जाता है। किस द्वारा जाता है? उनके शरीर में ऑक्सीजन विसरण के द्वारा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भी तो ऑक्सीजन विसरण के द्वारा जा सकता था, लेकिन विसरण की क्रिया एक धीमी क्रिया है। विसरण क्रिया से अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा तो केवल हार्ट से हमारे दिमाग तक जाने में विसरण क्रिया से लगभग 3 साल लग सकते हैं। तो विसरण के द्वारा हम, क्योंकि हमारा शरीर विशाल बड़ा हो गया है, जितने भी विशाल क्या जीव होते हैं जिनका शरीर बड़ा है, उनमें ऑक्सीजन विसरण के द्वारा नहीं जा सकता। जाएगा तो बहुत साल लग जाएंगे और ऊर्जा हमें बहुत सालों में नहीं मिलेगी। ऊर्जा हमारी कोशिकाओं को हर क्षण जरूरी है, इसलिए हमें ऑक्सीजन हर क्षण जरूरत पड़ती है, जो किस माध्यम से जाता है? परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जाता है। तो रहा सवाल कि ऑक्सीजन फेफड़े से पूरे शरीर में जाता कैसे है। हमने कहा कि हमारे में विसरण क्रिया के दौरान नहीं जाता है। तो फेफड़े में कुपिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो कुपिकाएं बहुत पतली होती हैं, उनमें ऑक्सीजन का आर पार हो सकते हैं, वो बहुत पतली होती हैं। तो वहाँ पे जो रक्त के जो वड़क होते हैं, रक्त में कौन सा वड़क पाया जाता है? तो लाल रंग का, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि वह ऑक्सीजन को अपने में ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने अंदर चिपका सकता है और रख सकता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़े में कुपिकाओं में जाता है तो हमारे शरीर लाल रक्त जो हमारे रक्त के वड़क है अर्थात हीमोग्लोबिन है, वह ऑक्सीजन को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और ले जाकर पूरे शरीर में क्या करता है? हर कोशिका में पहुंचा देता है। तो ये हम समझ गए हैं कि जो छोटे कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ऑक्सीजन शोषण विसरण के माध्यम से होता है और हमारे में परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है, रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इस लेक्चर में हम यहीं तक बताएंगे। नेक्स्ट बाह्य शोषण फेफड़े में कैसे होता है, फेफड़े की संरचना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।